नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। आज सियासत की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर बेंगलुरु से आई है और दूसरी खबर दिल्ली से। दिल्ली में आज एनडीए की बैठक हुई जिसमें बताया जा रहा है कि 38 दलों ने सहभाग किया, यानी भाग लिया। 38 दलों ने 38 दलों के बीच में क्या बातें हुई, सीट शेयरिंग को लेकर क्या चर्चाएं हुई, उन सब के बारे में हम जानकारी देंगे। वहीं बेंगलुरु में आज कई खबरों को लेकर के चर्चा हुई। एक चर्चा ये भी है कि महागठबंधन के बैठक में नीतीश कुमार नाराज हो गए। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें हालांकि कई अखबारों में, मीडिया चैनलों में चल रही हैं। हालांकि रीजन क्या है इसके पीछे, उसको लेकर के अभी कोई खुलासा नहीं कर रहा है। और ना ही नीतीश कुमार, जो बताया जा रहा है कि कई महीनों बाद ऐसा मौका आया है जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बैठक से पटना लौटे हैं और उन्होंने मीडिया को अपनी बाइट नहीं दी है, यानी कि अपनी बातें नहीं रखी हैं। और बताया जा रहा है कि 10 या 11 महीनों बाद ऐसा मौका आया है। हालांकि ये आया क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि जब नीतीश कुमार ही इसके अगुआ थे, अगुआ इसलिए क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। 2024 को लेकर के शुरुआत की गई थी कि ये हर राज्य में लगभग गए थे और वहां के विपक्षी दलों से उन्होंने मुलाकात की थी, बैठकें की थी और सबको एकजुट करने की कोशिश की थी, जिसमें कहा जा रहा था कि इसके अगुआ नीतीश कुमार है। इसलिए मैं अगुआ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इसको लेकर के भी कई चर्चाएं हो रही थी और उसका फैसला अभी हुआ नहीं है कि बीच में नीतीश कुमार, जो अभी तक सबसे अगली पंक्ति में खड़े थे, वो अब सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। क्या इसके पीछे रीजन कांग्रेस है? क्या इसके पीछे रीजन ममता बनर्जी है? या इसके पीछे रीजन अरविंद केजरीवाल है? ये तो वहां मौजूद वहां के लोगों की पॉलिटिकल बातें हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को उतनी वैल्यू नहीं दी गई इस बैठक में। हालांकि इसके पीछे रीजन क्या है पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तो उन्होंने कहा कि उनकी फ्लाइट लेट हो रही है, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए और वो फ्लाइट पकड़ने चले गए। लेकिन कई खबरों में चल रही हैं कि वो चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु पहुंचे थे। ऐसे में जब चार्टर्ड प्लेन से कोई बेंगलुरु पहुंचता है तो फिर फ्लाइट लेट होने का कोई सवाल नहीं उठता। और दूसरी नाराजगी इसलिए लोगों के सामने आ रही है क्योंकि जब पटना पहुंचे, मान लीजिए कि वहां से फ्लाइट से जल्दी चले, लेकिन जब पटना पहुंचे तो फिर पटना में उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत क्यों नहीं करी। चलिए, ये तो खैर हो गई नाराजगी की बातें। लेकिन अब बात की बैठक में निकला क्या, बैठक का सार क्या रहा और बैठक में फैसले क्या लिए गए, तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात कि जो बेंगलुरु में बैठक हुई उसमें बताया जा रहा है कि 26 दलों ने शिरकत की। मोटा मोटी लगभग विपक्ष के सभी बड़े जो गठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां उसमें शामिल हुई। और ये भी बता दें कि इसको स्पेशल 26 नाम दिया गया है, स्पेशल 26, क्योंकि 26 दल शामिल थे। लेकिन इस बैठक में एक बड़ा फैसला भी लिया गया, एक नया नाम दिया गया, इंडिया। ये वो इंडिया नहीं है, ये भारत वाला इंडिया नहीं है, ये इंडिया का नाम दिया गया इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। यानी कि इस जैसे कि एनडीए है उसी तरह इन्होंने इंडिया बनाया है। इंडिया बनाने के पीछे इनमें एक राष्ट्रवाद का तड़का लगाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए के जो भी सहयोगी हैं वो हिंदुत्व को लेकर के बहुत की राजनीति करते रहे हैं। और ऐसे में इसमें जो है जो ये इंडिया नाम दिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी सोच के तहत इसमें
इसको शामिल किया गया है। अब जो है बैठक में कई चेहरे जो है वो खुशमिजाज दिखे, कई चेहरे जो है कई सालों बाद मिले, जैसे ममता बनर्जी और सोनिया गांधी। बताया जा रहा है कि 2 साल बाद ये दोनों मिले हैं किसी मंच पर। ऐसे में सवाल उठता है कि जो ममता बनर्जी अभी कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस को कोस रही थी, लगातार वो उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही थी, वो जो है अब एक साथ कैसे आएंगी। लेकिन सवाल उठता है कि अब आगे क्या, क्या सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला हो गया? क्योंकि सीट शेयरिंग इतना आसान नहीं है। अगर आप 2004, बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है इसको अब लीड करने जा रही है, जिसकी वजह से नीतीश नाराज हो गए, क्योंकि ये चाहते थे कि कोई तीसरा कांग्रेस के अलावा कोई हो जो इसको लीड करे, यानी उसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। और इसी बीच नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चाएं का बाजार गर्म है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश नाराज होकर एनडीए में चले आए। ये सबसे बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार सालों तक एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से वो आज आरजेडी के साथ है और भविष्य में वो एनडीए के साथ भी आ सकते हैं, ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। और क्योंकि आपको याद हो तो 2019 के चुनाव में नीतीश और बीजेपी ने ही साथ मिलकर बिहार में 39 सीटें जीती थीं एनडीए ने, और सिर्फ एक सीट विरोधी दलों को मिली थी और आरजेडी 0 पर आउट हो गई थी। तो ऐसे में क्या महागठबंधन के साथ रह के सीट शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि पिछली बार जो लगभग 50-50% का आंकड़ा बीजेपी और जेडीयू के बीच था, क्या महागठबंधन में इनको 50% की पोजीशनिंग मिलेगी? ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि 50% तो कतई नहीं मिलेगी। हो सकता है कि इनको 10 से 12 सीटें लोकसभा की दी जाएं, जबकि आपके सांसद अगर 17 से 18 सांसद आपके हैं और आपको 10 सीट सिर्फ लड़ने के लिए दिया जाए, तो फिर वो कहीं से मुफीद नहीं लगता है। इसीलिए हो सकता है कि नीतीश कुमार नाराज हों। परफेक्शन आईएएस यूपीएसई और बीपीएससी फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको यूपीएसई सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन आईएएस टीम ने। परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। और 10 सांसदों के साथ आप पीएम का ख्वाब कैसे देख सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब आते हैं एनडीए की जो बैठक हुई, जिसमें 38 दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है, और इसमें सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी इस बार बिहार में 30-10 के फॉर्मूले पर काम करेगी। 30-10 का फॉर्मूला जो पिछली बार 17 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, वो इस बार 30 सीटों पर लड़ने की इच्छुक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि सिर्फ 10 सीट अपने सहयोगियों को, तो बिल्कुल ये 10 सीटों का भी फॉर्मूला बीजेपी ने तय कर लिया है। इसमें 5 सीटें ये चिराग पासवान की पार्टी और 1 से 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, 1 सीट मुकेश सहनी को, और इसी तरीके से पशुपति पारस को भी 1 सीट। इस तरीके से उन लोगों ने अपना पूरा खाका तैयार कर रखा है 30 और 10 में। ऐसे में बीजेपी अपनी धाक जो है और जमाना चाहती है और बढ़ाना चाहती है। वहीं अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जो है कांग्रेस अपने को मजबूत दावेदारी करके वो आगे आना चाहती है, और वो चाहती है कि मैं बिग डैडी के रोल में, यानी कि बड़े भाई के तौर पर मैं इस चीज को रहूं, क्योंकि वो नेचुरली नेशनल पार्टी होने के साथ ही आपकी सबसे ज्यादा सीटों वाली, सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसदों वाली पार्टी कांग्रेस है। आज की तारीख में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ती रही है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2004 में, जब 2004 की बात है
कि जब बीजेपी के खिलाफ जब कांग्रेस लड़ी थी तो उन्होंने एक फॉर्मूला तय किया था। उस फॉर्मूले में उन्होंने, कांग्रेस ने बिहार हो या फिर झारखंड हो, ऐसे 5-6 राज्यों में उन्होंने विपक्षी दलों के बड़े दलों को एक साथ किया था और वो चुनाव में उतरे थे और उसमें उनको बहुत फायदा भी हुआ था। वहीं अगर बिहार की के कॉन्टेक्स्ट में आप बात कीजिए तो बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के राजनीति बहुत गर्म हो गई है। गर्म यानी कि आप कहिए कि सियासत तेज हो गई है। ये पोस्टर बैनर वाला जो मामला चल रहा है, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में। कांग्रेस की सरकार होने पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और कांग्रेस ने ही ये प्रपोज रखा था कि बेंगलुरु में बैठक हो, नहीं तो ये पहले शिमला में बैठक, वहां भी हालांकि कांग्रेस की सरकार है लेकिन पहले ये शिमला में होने वाली थी बैठक, लेकिन उसको बेंगलुरु शिफ्ट किया गया और बेंगलुरु में नीतीश के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिससे बताया जा रहा है कि नीतीश नाराज हैं और इसको सारे नेशनल मीडिया ने बखूबी चलाया है। और बता दें कि इससे नीतीश की साख पर भी और विपक्ष में जो अगुआ बन रहे थे उनकी साख पर बहुत बड़ा बट्टा है। और इस पर सुशील मोदी ने भी बोला है, सम्राट चौधरी ने भी बोला है कि जो आप कह लीजिए कि एक तरीके से जो सबसे आगे चल रहे थे, विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस शासित राज्य में उनके नीतीश के खिलाफ बैनर लगाना, यानी कि एक कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर डीमोटिवेट करना, जो डीमोटिवेट बोलते हैं, डीमोटिवेट करने की एक राजनीति हो रही है और शायद उसमें कांग्रेस कामयाब भी हो गई। अब हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए ये हम नहीं जानते, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इससे नीतीश कुमार डीमोटिवेट जरूर हुए हैं। क्योंकि आप देख लो कि जब बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले आए, मीडिया से कोई मुखातिब नहीं हुए। वहीं आप लालू यादव को आप देख लो तो लालू यादव सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहे। उन्होंने सोनिया गांधी से बात की, ममता बनर्जी से बात की, और उनकी राजनीति भी यही कहती है कि वो सबसे मिलकर रहते हैं। और लालू यादव को लेकर के एक सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव का महागठबंधन में रहना जरूरी क्यों है और नीतीश के लिए जरूरी क्यों नहीं है। ये दो पॉइंट आपको मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं फिर बात खत्म करूंगा। लालू यादव एंड फैमिली, लालू यादव एंड फैमिली पर कई मामले चल रहे हैं और ऐसे में आरजेडी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती और उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो सोनिया गांधी यानी कि विपक्ष के साथ जाने के बजाय। हालांकि नीतीश कुमार के साथ ऐसी कोई पाबंदियां नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि अभी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भी क्या मामला दर्ज हुआ, लालू यादव पर कई केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे में लालू यादव की मजबूरी है कि वो महागठबंधन में रहे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसी मजबूरी नहीं है। तभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो हो सकता है कि एनडीए में शामिल हो जाएं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि बीजेपी में क्या हो रहा है। तो बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है। 38 दलों के साथ बैठक हुई और इसमें आपको एक खबर भी बाहर नहीं आई निगेटिव। आप ये देख लो कि, क्योंकि देखिए विपक्षी दलों की अपनी महत्वाकांक्षा है। अपनी महत्वाकांक्षा ये है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल 2 जगह, मतलब आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार में है, पंजाब में है और दिल्ली में है। ऐसे में भी उसकी एक मजबूत पकड़ है और भी एक्सपेंड कर रही है, तो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है। अब दिल्ली में जो अध्यादेश आया जिसको लेकर के एलजी और आम आदमी पार्टी में जो भी मामला हुआ वो आप सभी से उससे वाकिफ हैं। और कांग्रेस, देखिए जब यहाँ पे बिहार में जब बैठक हुई थी तो बोला गया था कि केजरीवाल नाराज हैं और जाते ही एक लेटर जारी हुआ था कि जब तक आप समर्थन नहीं करेंगे मैं अगली बैठक में नहीं आऊंगा। और उन्होंने ऐसा किया और दबाव बनाने में कामयाब भी हुए। तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षा है, अखिलेश यादव की अपनी महत्वाकांक्षा है, जो भी दल है उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है और इसीलिए एकजुट हो रहे हैं। और बीजेपी यही चाहती है कि जो भी दल हैं
वो अपने पास रहे, क्योंकि ये एक हो नहीं सकते। क्योंकि ऐसा है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व कार्ड को लेकर के, मंदिरों को लेकर के, चाहे अपने मुद्दे, विकास का मुद्दा है, हर चीज को लेकर के एक साथ चलते हैं, एक स्टैंड होता है। क्योंकि बीजेपी जो है वो बिग डैडी के तौर पर रोल प्ले करती है और छोटे दलों को साथ में लेकर के चलती है। क्योंकि छोटे दल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, नो डाउट रीजनल पार्टियां जो हैं इतने भी बड़े दल नहीं होते कि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करें, लेकिन वो हर एक सीट पर अपना गुनागणित बैठा के रखते हैं। क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि चिराग पासवान की बात हो, चिराग पासवान को लेकर के बहुत उहापोह की स्थिति थी कि चिराग पासवान जो है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आखिरकार उन्होंने सीट दे करके, हालांकि अभी पूरे तरीके से ये चीजें नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 5 सीट चिराग पासवान को मिल रही है और जो है 1 सीट राज्यसभा और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। वहीं पशुपति पारस को 1 सीट और उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। तो ऐसे में ये सभी दलों को जिसकी जितनी महत्वपूर्ण स्थिति परिस्थिति है उस हिसाब से पार्टी जो है वो तय करती है उनके जगहों को, उनके सीट को। लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आज एक बयान दिया जिसमें पशुपति पारस का बचाव किया है। भले ही वो 2 पार्टियां अलग हो गई हैं, भले ही पशुपति पारस पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाते रहे हों, जो भी हो, लेकिन आज एक बयान जारी करके चिराग पासवान ने ये समझ लीजिए कि अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम किया है, जो मेरी नजर में, क्योंकि देखिए परिवार किसी का परिवार होता है और रिलेशन में पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा है और उन्होंने कहा है कि चाचा के खिलाफ वो कुछ सुनना नहीं चाहते, भले ही राजनीतिक कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन चिराग की जो स्थिति है वो मजबूत हुई है और लगातार उसको लेकर के बीजेपी ने भी उसको माना है और उसको रिवार्ड के तौर पर 5 सीटें दी हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे तो फिर सियासत की कुछ और खबरों पर बात करेंगे। नमस्कार।